नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 5 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है ऊष्मा संचरण। तो देखिए, ऊष्मा संचरण की मुख्यतः 3 विधियाँ निम्नवत है। कौन कौन सी वो विधि है? तो देखिए, पहली विधि है चालन। ठीक है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के ऊंचे ताप वाले कण अपेक्षाकृत कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा देते हैं, चालन कहलाती है। तो देखिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के ऊंचे ताप वाले कण अपेक्षाकृत कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वस्तु क्या है, ऊंचे ताप वाले कण है ना, अपेक्षाकृत कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। जो ऊंचे ताप वाले जो कण है वो क्या करते हैं, कम ताप वाले कणों को संपर्क के द्वारा है ना, आणविक कंपन द्वारा क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो किसके द्वारा देते हैं कंपन? तो आणविक कंपन द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। तो सिंपल से वर्डों में कि वस्तु क्या है, ऊंचे ताप वाले कण, किसी वस्तु के ऊंचे ताप वाले कण क्या करते हैं, कम ताप वाले कणों को संपर्क के द्वारा आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा देते हैं। वो क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि जब धात्विक क्षण के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी ऊष्मा के अच्छे परिचालक हैं जबकि कांच एक बुरा परिचालक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जब धात्विक क्षण के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि आप क्षण को गर्म करेंगे तो अब एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा भी गर्म हो जाएगा, ठीक। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी क्या है, ऊष्मा के अच्छे परिचालक हैं, है ना, ये ऊष्मा के अच्छे परिचालक हैं, इसमें ऊष्मा आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक। पर जो कांच है वो बुरा परिचालक है, मतलब कांच को अगर आप ऊष्मा देंगे तो वह गर्म नहीं होता, ठीक है। पर एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी है वो गर्म हो जाता है, ठीक। बस यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला है हमारा विकिरण। देखिए 3 विधियाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 विधियाँ। तो पहला विधि है चालन हो गया और अब दूसरा विधि है विकिरण। तो देखिए ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है तथा यह ऊष्मा संचरण ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। तो देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि विकिरण क्या है, ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए विकिरण जो है इस ऊष्मा संचरण की विधि में क्या होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। क्यों नहीं होती यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता? क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं कि विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि वह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यह ऊष्मा संचरण ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। देखिए जो विकिरण है, यह ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है, वह ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्था में क्या है और साथ ही साथ निर्वात में भी संभव है। निर्वात मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है, हवा की अनुपस्थिति होती है, वहाँ वो निर्वात कहलाता है, ठीक है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्वात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए इसे हम सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि विकिरण क्या है, कि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, ठीक। तो देखिए हम विकिरण को सिंपल वर्डों में समझ लेते हैं कि विकिरण क्या है, वह उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वह क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। और इसमें जो ऊष्मा संचरण है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है और साथ ही साथ निर्वात में भी होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष, अब देखिए अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती तो वो क्या है, निर्वात हो गया, समझ एक प्रकार से, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर हम क्या लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इस विधि द्वारा आती है, इसमें ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से होता है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इसी विधि द्वारा आती है। देखिए सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक वह विकिरण के रूप में ही आती है, ठीक है, विकिरण विधि द्वारा ही आती है। इसमें ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से होता है। तो विकिरण में क्या है, ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से किस विधि में होता है, तो विकिरण में होता है। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है, तो विकिरण विधि द्वारा आती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर तीसरी विधि संवहन विधि, ठीक है। तो देखिए साधारणतया द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें पदार्थ को गर्म करने पर कणों के पूर्णतः स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि साधारणतया द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। जो द्रव और गैस है उसमें ऊष्मा का संचरण साधारणतः कैसे होता है, तो संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें पदार्थ को गर्म करने पर कणों के पूर्णतः स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं। अब देखिए जब पदार्थ को गर्म किया जाता है संवहन विधि में, तो क्या होते हैं, जो कण होते हैं वह पूरी तरीके से स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, धाराएं जो है बहती हैं, ठीक है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। अब देखिए जब आप पदार्थ को गर्म करेंगे तो पदार्थ में जो कण है ना, वो पूरी तरीके से स्थानांतरित होने लगेंगे, तो फिर धाराएं बहने लगेंगी। तो इन्हीं धाराओं को क्या कहेंगे, संवहन धाराएं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है समुद्र समीर, व्यापारिक पवनें इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या क्या है, समुद्र समीर मतलब समुद्र की हवा, समुद्र की जो हवाएं हैं वो, और व्यापारिक पवनें ये क्या है, संवहन विधि के उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ पर 3 विधियाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, तरंगे। तो देखिए तरंगे वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, ठीक। क्या कहना चाह रहा है कि तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का जो संचरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तरंग में क्या होता है, ऊर्जा एक संचरण से दूसरे संचरण तक गति करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तरंगे सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से तरंगे, देखिए यहाँ पर यांत्रिक तरंगे जिसे अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। 2 तरह की तरंगे हैं यांत्रिक तरंगों में। उसके बाद दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा है तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए यहाँ पर ध्वनि तरंगे हमारा अगला टॉपिक है। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। सिंपल सी चीज़ है, हमने पहले ही पढ़ा स्कूलों में आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में क्या करती है, गमन करती हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा बीटा किरणें ध्वनि तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो कैथोड किरणें हैं, कैनाल किरणें हैं और अल्फा और बीटा किरणें, ठीक है, साथ ही साथ ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये तरंगे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चलती हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। या तो क्या पूछते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे का एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण, तो आप ध्वनि तरंगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तरंगे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। अब देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं वह वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं, लगभग कह रहा है, ठीक है, लगभग मतलब अप्रॉक्स, ठीक, कंफर्म नहीं है, मतलब ये लगभग अप्रॉक्स वाला मामला है यहाँ पर, ठीक है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो है वो वायु में इतनी ही चाल से चलती हैं, ठीक। और जो ध्वनि तरंगे वो क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी ध्यान पे आप रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि के ठीक है, अभिलक्षण ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से अभिलक्षण है, देखिए प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, प्रबलता कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ध्वनि का वह लक्षण, ठीक है, जिसके आधार पर ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, ठीक है, क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है। देखिए जब कान क्या है या तो धीमी आवाज़ सुने या तेज आवाज़ सुने,
तो यह किस आधार पर सुनाई देती है? ऐसी प्रबलता के आधार पर, ठीक है। तो ये ध्वनि का यह लक्षण क्या कहलाता है? प्रबलता कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डीबी से डिनोट करते हैं, डीबी मतलब डेसिबल। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, तारत्व अथवा पिच। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि तारत्व या पिच, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। अब देखिए किसी किसी की ध्वनि मोटी होती है, ठीक है, आवाज़ मोटी होती है, किसी किसी की आवाज़ पतली होती है ना। तो वह किस पर डिपेंड करता है? उसके तारत्व या पिच पर, ठीक है। अब जैसे लड़कों की आवाज़ मोटी होती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, तो वह डिपेंड करेगा उसके तारत्व व पिच पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा को मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। देखिए ध्वनि ऊर्जा की मात्रा है, ठीक है, मात्रा। अब देखिए तीव्रता, ठीक है, तीव्रता आयाम, श्रव्य का परिसर, आवृत्तियों की परास के आधार पर तरंगों की 3 श्रेणियां हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि तीव्रता क्या है? तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा। देखिए प्रत्येक सेकंड में जो ध्वनि ऊर्जा की मात्रा प्रवाहित हो रही है, ध्वनि जो प्रवाहित हो रही है प्रत्येक सेकंड में, वो क्या कहलाएगी? ध्वनि तीव्रता। यहाँ हम सिंपल वर्डों में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली ध्वनि की मात्रा क्या कहलाती है? ध्वनि तीव्रता कहलाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए तीव्रता या आयाम, श्रव्य का आयाम या श्रव्य, तीव्रता श्रव्य का जो परिसर, आवृत्तियों की परास के आधार पर तरंगों को 3 श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर देखिए बस आप ये ध्यान रखिए कि तरंगों की 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, और वो तीव्रता या श्रव्य के आधार पर 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं देख लेते हैं हम। तो देखिए पहला है श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की परास होती है। तो श्रव्य तरंगे मतलब जो तरंगे हम सुन सकते हैं आराम से, ठीक है, वो कितनी तरंगे होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की परास की होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनता है कि श्रव्य तरंगे कितने हर्ट्ज की होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है अवश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की परास होती है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उसे आप सुन नहीं सकते, ठीक, मतलब वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से अधिक होती है बोल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और श्रव्य तरंगे जिसे आराम से सुना जा सकता है ना, और अश्रव्य तरंगे जिसे नहीं सुना जा सकता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है पॉइंट, और हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, कि गूढ़ता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करते हैं, गूढ़ता कहलाता है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि गूढ़ता ध्वनि का वह लक्षण है, ठीक, जिसके आधार पर 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गूढ़ता क्या कहलाता है? गूढ़ता वह लक्षण है जिसके आधार पर देखिए 2 यंत्र बजाया जा रहा है, मान के चलिए तबला बजाया जा रहा है और एक तरफ गिटार बजाया जा रहा है। तो हमारे जो कान है, सुनने का जो वो है क्षमता है, वो दोनों ध्वनि में अंतर जो दिखती है ना, या तुलना करती है दोनों के ध्वनि में, वह किसकी वजह से कर पाती है? अंतर तो गूढ़ता की वजह से, ठीक है। गूढ़ता की वजह से ही वो अंतर कर पाती है कि यह गिटार की ध्वनि है और यह तबला की ध्वनि है, ठीक है। तो यही कह रहा है बस इस पॉइंट में। तो इस तरीके से देखिए आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान पार्ट 6। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। साथ ही बात हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।